चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं आप लोग को कि हमने कल 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 6 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट होगा आपका वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। ये है आपका पॉइंट, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व को एक करना, ही वैश्वीकरण कहलाते हैं। तो अब ये कह रहा है कि पूरे विश्व को एक करने में कौन ऐसे कारक हैं जो सहायता कर रहे हैं, उन्हीं कारक को वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कहा जाता है। तो मैं बता दूं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले जो कारक है उनमें से प्रमुख 2 सबसे अहम स्थान रखता है। पहला का नाम है प्रौद्योगिकी में प्रगति, दूसरा का नाम है विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। यही 2 कारक हैं जो वैश्वीकरण को संभव बनाने में सहायता कर रहे हैं। और आज इन दोनों कारक पर हम विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा भी करेंगे और बहस भी करेंगे। तो इसका जो 2 कारक है वो दोनों कारक को लिख लीजिए। पहला कारक है प्रौद्योगिकी में प्रगति। प्रौद्योगिकी में प्रगति। और दूसरा है विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण, यही 2 है। दोनों को आप लोग लिख लीजिए और पेन को नीचे रख दीजिए और फिर एक एक करके अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, फिर हम इसको नोट कराएंगे। प्रौद्योगिकी में प्रगति। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, अर्थात टेक्नोलॉजी में जब प्रगति हुआ है, टेक्नोलॉजी का जब विकास हुआ है, तो इससे वैश्वीकरण को कैसे लाभ पहुंच रहा है वो जानना है। सुनिए, टेक्नोलॉजी में जब विकास हुआ है तो तेज गति से चलने वाले वायुयान, रेलगाड़ी, बस के निर्माण के साथ साथ संचार के जो है उच्च तरंगदैर्घ्य वाले यंत्र का विकास हुआ है, जिससे घर बैठे ही दुनिया के किसी भी कोने का, किसी भी स्थान का हम खबर ले सकते हैं, अपने खबर को यहां से भेज सकते हैं। अर्थात यह साबित हो रहा है कि प्रौद्योगिकी में प्रगति होने से दुनिया के 2 स्थानों के बीच की जो दूरी थी वो कम हो गया है। दुनिया के 2 स्थानों के बीच के जो आदान प्रदान की क्रिया थी वो तेजी से होने लगा है। इस तरह से स्पष्ट हो गया कि प्रौद्योगिकी में प्रगति होने पर वैश्वीकरण को काफी लाभ हुआ है। और मैं तो कहता हूं कि वैश्वीकरण की सफलता का सबसे अधिक श्रेय हम इसी को दे रहे हैं, प्रगति में प्रगति को ही दे रहे हैं, प्रौद्योगिकी में प्रगति को ही दे रहे हैं। तो शायद ये समझ गए आप। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रौद्योगिकी में
प्रगति होने पर जहां समय और स्थान की दूरियां सिमट गई है, वहीं यात्रा करने में जो खर्च होता है वह भी घट गया है। परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया एक गांव के रूप में दिखाई देने लगी है। अतः स्पष्ट हो रहा है कि प्रौद्योगिकी प्रगति ने वैश्वीकरण को संभव बनाया है। इस तरह से आपने प्रौद्योगिकी में प्रगति किस तरह से वैश्वीकरण को संभव बना रहा है उसको आपने समझ गए। अगर इसमें किसी तरह का दिक्कत हो जाता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो अच्छी बात है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का जो दूसरा है विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण, इसको लिख लीजिए और एक बार पेन नीचे रखिए, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए, विदेशी व्यापार का मतलब होता है कि जब एक देश से दूसरे देश व्यापार होता है, अर्थात दो देश के बीच जब व्यापार होता है तो उसी को विदेशी व्यापार कहा जाता है। तथा विदेशी निवेश मतलब होता है खर्च करना, अर्थात जब दूसरे देश में जाके कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने पूंजी लगाते हैं, अर्थात निवेश करते हैं, खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसी को कहते हैं विदेशी निवेश। का उदारीकरण का मतलब होता है जो अनावश्यक प्रतिबंध लगल रहता है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगल रहता है, उसको जब हटा लिया जाता है तो उसको कहा जाता है उदारीकरण। मेरे भाई, आज दुनिया के अधिकांश देश उदारीकरण की नीति अपना रही है। मैं बता दूं, अपना भारत भी 1991 ईस्वी में उदारीकरण की नीति अपनाया है और इस नीति के द्वारा सीमा पर जो भी छोटे छोटे प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटा लिया। साथ ही साथ बहुराष्ट्रीय कंपनी जो दुनिया के देश से भारत आएंगे, इसके लिए आकर्षक उन्होंने नीति तैयार किया और फिर दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत पहुंचने लगी। और मैं बता दूं, आज दुनिया के उच्च स्तर के कंपनी सब यहां पहुंच गई है। तो शायद स्पष्ट हो गया कि जब विदेशी व्यापार था, विदेशी निवेश में उदारीकरण होगा तो दुनिया की कंपनी यहां पहुंचेगी। दुनिया की कंपनी किसी देश जाएगी, अर्थात कई देश की कंपनियां वहां आएंगी, फिर वहां पर कई देश की सामान पहुंचेगी और फिर वहां से कई देश सामान पहुंचेगा, अर्थात पूरे दुनिया एक तरह से घुल मिल जाएगा। अर्थात ये घुलना मिलना ही तो उदारीकरण कहलाता है ना। पूरी दुनिया जब घुल मिल गया, अर्थात एक दूसरे के सामान का प्रयोग करने लगा, एक दूसरे के समाचार जानने लगा, तो इसी को कहते हैं वैश्वीकरण। तो शायद आप ये भी समझ गए कि विदेशी व्यापार था विदेशी निवेश का उदारीकरण होने से किस तरह से वैश्वीकरण को लाभ मिला है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण होने पर आयात निर्यात बिना रोके टोके होने लगा। तब एक ही वस्तु का उपयोग कई देश करने लगा। इससे विश्व के देशों में समानता आई जो वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। तो इस तरह से आपने विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के क्षेत्र में जब उदारीकरण आया तो वह किस तरह से वैश्वीकरण को सहायता किया उसको आपने समझ गए और लिख भी दिए। अगर इसमें भी अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है
तो आप पूछ सकते हैं। निवेश का अर्थ क्या हुआ जी, सर? मैं निवेश का मतलब होता है, इंग्लिश होता है इसका इन्वेस्ट, अर्थात किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को खरीदने के लिए जो उस पर खर्च किया जाता है वही निवेश कहलाता है। जी, अब हम आयात का मतलब सर? जी, सर आयात का मतलब? आयात मतलब होता है जब हम किसी दूसरे देश से कोई सामान मंगाते हैं तो उसको आयात कहते हैं, अपने देश से जो दूसरे देश में कोई सामान भेजते तो उसको निर्यात कहते हैं। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मोल। सभी परिचित होंगे, इस बीच में मोल का खूब एकदम चर्चा हुआ है अपने सुपौल में, तो एक पर एक मोल का बनने लगा तो बनते ही रह गया। और आज जानेंगे, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मोल, मोल उस बाजार को कहा जाता है जहां पर एक ही छत के नीचे, एक ही घर में मानव की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आवश्यकता को पूरा करने वाली वस्तुएं उपभोक्ता को खरीदने के लिए उपलब्ध रहती है, तो उस स्थान को कहा जाता है मॉल। शायद समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसे बाजार जहां एक ही छत के नीचे उपभोग की सारी छोटी एवं बड़ी वस्तुएं उपलब्ध रहती है, उसे मॉल कहा जाता है। जहां उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए लुभावने पुरस्कार दिए जाते हैं, साथ ही कीमत भी कम रहता है। इस तरह से आपने मॉल को समझ गए और लिख भी लिए। अगर इससे संबंधित और कोई क्वेश्चन डाउट आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। जी चलिए, अच्छी बात है कि मॉल से संबंधित अब कोई डाउट आपके मन में नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निजीकरण का तात्पर्य। निजीकरण का तात्पर्य। निजीकरण, निजीकरण का मतलब होता है कि जो सरकार द्वारा काम किए जा रहे हैं, जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं, उस काम को, उस सुविधा के द्वारा, उस सुविधा को किसी खास संस्था, प्राइवेट संस्था का, किसी प्राइवेट संस्था, किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा जब दिए जाने का प्रावधान या व्यवस्था किया जाता है तो उसी को कहा जाता है निजीकरण। अर्थात सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा, दिए जा रहे, किए जा रहे कार्य को जब किसी प्राइवेट संस्था, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा संपन्न किया जाता है तो उसी को कहा जाता है निजीकरण। शायद समझ में आ गया निजीकरण क्या होता है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य को निजी कंपनी या निजी क्षेत्र द्वारा पूरा किया जाना निजीकरण कहलाता है। अर्थात सरकार द्वारा दिए जा रहे सेवा, किए जा रहे कार्य को जब प्राइवेट क्षेत्रों द्वारा पूरा करने का प्रावधान किया जाता है तो उसे ही निजीकरण कहा जाता है। भारत 1991 ईस्वी में निजीकरण की नीति अपनाई थी। इस तरह से हमने निजीकरण क्या है इसको आपको समझाया और लिखाया भी। अगर इसमें किसी तरह का डाउट है, दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। जी
चलिए, तो शायद निजीकरण में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगले पॉइंट की ओर भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका समय अब समाप्त हो रहा है। अतः आज की क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ेगा।